इस वक्त हम हैं LOC पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। यहां से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर चंद कदमों की दूरी पर है। हम नंगी आंखों से पाकिस्तानी चौकियों को देख सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से हम उनकी चौकियों को तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम बॉर्डर पर यहां की जिंदगी को आपके बीच पर लेकर आ रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि LOC के अक्रॉस जिंदगी कैसी है। हम हैं LOC पर आखिरी गांव चोरबन गांव में, जहां पर दर्दशीन ट्राइब की एक अनोखी दास्तान है, एक अनकही कहानी है। आइए आपको यहाँ के लोगों की जिंदगी से रूबरू कराते हैं। ये कहानी है हिमालय की ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों में बसे एक प्राचीन समुदाय दार्दों की और उनकी भाषा शीना की। दार्द शीना लोगों पर कई शोध हुए हैं और कई चल रहे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि दार्दों की जड़ें हजारों साल पुरानी है और इनकी उत्पत्ति इंडो आर्यन समूह से जुड़ी मानी जाती है। इतिहास हमें बताता है कि दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में सेंट्रल एशिया की ठंडी और फैली हुई वादियों से एक माइग्रेशन की लहर दक्षिण की ओर बढ़ी। ये कराकोरम के कठिन दर्रों को पार करते हुए गिलगित, बाल्टिस्तान, चिलास, द्रास और कश्मीर के कई सीमांत इलाकों में उतरे। सदियों पुराने व्यापार मार्गों पर होते हुए वो गुरेज घाटी तक आए, जहां गिलगित और कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा उनकी जीवन रेखा बन गया। देखिए, गुरेज की बात अगर हम करें, गुरेज एक खूबसूरत सी वैली है जहाँ के लोग जो है मोस्टली इनको दर्दी लोग कहा जाता है, दर्द लोग कहा जाता है, क्योंकि हम लोग कभी पार्ट ऑफ दर्दिस्तान हुआ करते थे। एंड यहाँ के लोग जो है पूरे कश्मीर वैली से डिफरेंट है, यहाँ का रहन सहन डिफरेंट है, क्योंकि हम एक ट्राइब, दार्दिक ट्राइब को बिलोंग करते हैं। हमारी अलग ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर अलग हैं, हमारी लैंग्वेज पूरी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। लारिस ने भी इसके ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम दर्दिस्तान है और इसको लैंड ऑफ दर्दिस भी कहा जाता है। 14वीं सदी तक इसको दर्दिसा भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे दर्दिस्तान कहा जाता है। अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो जो सिल्क रूट निकलता था वो इसी गुरेज के बीच में से जाता था, जो गिलगित, बल्तिस्तान, अस्तूर वगैरह को मिलाता था। इसके बीच में से एक दरिया भी जाता है। उस दरिया का नाम जो है वो किशनगंगा दरिया है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और झेलम जो है वो इंडस में आके मिल जाता है। उनके साथ आई थी एक भाषा ध्वनियों और लयों से भरी हुई, जो बाद में शीना के नाम से जानी गई। इनका जो माइग्रेशन है, दे आर यूजुअली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया को हम लेके, बिकॉज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स द सेंट्रल एशिया वाज द ओनली रूट थ्रू विच पीपल यूज्ड टू कम एंड सेटल। दिस अस्टोर रीजन इज ओनली 49 kilometers away from this place. So it is near to Bandipora. Bandipora is 80 kilometers. Srinagar is almost 160 kilometers and your Astor is only 49 kilometers. So there is a close proximity with the Astor. This tribe is also known for its livestock. They used to go for agro-pastoral economy. इनकी जो इकोनॉमी थी, तो अपने मवेशी, माल मवेशी को लाके पहाड़ों के दहानों पे, पीक्स पे, पास्चर लैंड्स में रह के, then there was an ordinary migration. So ordinary migration के साथ साथ इनका क्या हुआ, they got settled into the high mountain, western Himalayan mountain regions. So उस वजह से this area is known because आपने गुरेज की बात की, the second name of the local name of Gurez is Gorai. That's called cow pasture, the pasture land. प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और यहाँ तक कि महाभारत में भी दारद नाम से इन पर्वतीय योद्धाओं का उल्लेख मिलता है। दार्द शीना लोग आज एक जिंदा कड़ी हैं जो हमारे प्राचीन अतीत से हमें जोड़ती हैं। हिमालय के इस बेहद खूबसूरत इलाके में आज इन लोगों के पास अपने इतिहास की विरासत है, जिनमें खास है इनके रीति रिवाज, इनकी खेती, पहनावा और गजब की मेहमान नवाजी।
इंटरव्यू करते करते देखिए चचा यहीं तक आ गए सर ये जा- इनकी खुशकिस्मती है। ये यहीं तक आ गए। मतलब इनका घर बहुत दूर है जहाँ से हमने इंटरव्यू लिया था इनका, उनके घर का हमने इंटरव्यू किया। ये पूरी चाय वगैरह लेकर यहीं हमारे पीछे पीछे आ गए। सर ये गुलाम रसूल मपनू साहब है, ये बिल्कुल सामने, ये देखिए सर। ये मपनू साहब जो है ना, वहाँ से देखा, मपनू उनको क्लियर पता चला ये रोड पे। तो सर ये आपकी खिदमत है, चाय एक गली निकल आप- गई आप दोनों के लिए। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ, इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। ये मेहमान नवाजी कागजी नहीं है, ये मेहमान नवाजी ऊपरी नहीं है, ये मेहमान नवाजी सिर्फ लफ्जों में नहीं है। ये देखिए, ये चल के खुद, और कितनी चाचा आपने दिल जीत लिया, पूरा सजा के, पूरा एकदम एक एक चीज करीने से रख के, चम्मच हैं, कांटे हैं, छुरियां, सब कुछ रख के, और इतनी बढ़िया से कप प्लेट पे लाकर ये हमारे पीछे पीछे चले आए। हमें मालूम भी नहीं था। ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ एक गिफ्ट है सर। हमारे जो बुजुर्ग थे बेशक वो गरीब थे रुपये के हिसाब से, यानी कि नगद कैश उनके पास नहीं था। ये ज़मीन वगैरह इसकी खेती बाड़ी करते थे, सफिशेंट था, यानी कि उनके पास ये काफ़ी था। दिन दिन आता गया, नई जनरेशन जो आई उस ऐसे फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर कुछ है बाकी तो हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ ये गिफ्ट है कि मेहमान नवाजी जो भी कोई आए, घर में अगर कुछ भी नहीं है, नल के पास जाओ, उससे पानी निकालो और एक गिलास पानी उसकी खिदमत में पेश करो। 1947 का बंटवारा यहाँ बहुत कुछ लेकर आया। सीमाओं ने लोगों को अलग कर दिया और गुरेज घाटी के दार्द शीना लोग सीमावर्ती भारत का हिस्सा बन गए। पहाड़ वही थे, नदियां भी वही, लेकिन उनके परिजन, दोस्त और कई रिश्ते पाकिस्तान के कब्जे वाले दूसरी तरफ रह गए। इस नई हकीकत में भारतीय सेना उनकी सबसे बड़ी साथी बनी। सेना ने न सिर्फ सीमा की रक्षा की, बल्कि इन दुर्गम इलाकों में राहत, इलाज और मदद का हाथ भी बढ़ाया। बदले में यहाँ के लोगों ने भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फौज का हर मोर्चे पर साथ निभाया। सबसे पहले हमें सर अपना मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये 47 से हम इस गांव में रहते हैं। 15 मिनट का यहाँ से वहाँ तक सफ़र है टोटल, यानी कि पैदल, कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन ये गांव का एक सिस्टम ऐसा ऊपर वाले ने दिया है, कभी मुड़कर देखा भी नहीं है कि उधर क्या कोई गांव भी है। और आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं आर्मी के साथ किस तरीके से इस गांव ने योगदान दिया है। तो हम यही कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी रहेंगे। गुरेज में सर्दियां किसी परीक्षा से कम नहीं हैं। कई कई फुट बर्फ, हफ्तों महीनों तक रास्ते बंद और तापमान शून्य से कहीं नीचे। लेकिन दार्द शीना लोगों की जिंदगी अद्भुत है। कठोर मौसम में भी खेतों में आलू, जौ, मटर की खेती, गर्मियों में गाय, बकरियों और याक को ऊंचे चारगाहों तक ले जाना इनकी जिंदगी का हिस्सा है। क्या क्या खाते हैं आप? हाँ, हम मक्की, जौ और मटर, आलू, राजमा, यही होता है हमारा पूरा। और जब वो खेती आप इन सब चीजों की करते हैं तो केमिकल वगैरह कुछ डालते हैं? नहीं सर, खाद है अपनी गोबर की खाद, वो खाद नहीं। कोई भी चीज़ होता है हमारा साफ और शफाफ होता है, क्यों उसमें कोई ना दवाई होता है ना कोई केमिकल होता है। अपनी जो गोबर वोबर होते हैं एक साल से डंप करके रखते हैं, दूसरे साल में उसमें खेती में डालते हैं, तो वो साफ होता है, उसमें ना कोई कीड़ा लगता है ना और कुछ। और मवेशी आप लोग क्या क्या पालते हैं? जी हम गाय पालते हैं, भेड़ू पालते हैं, घोड़े पालते हैं, ऐसे ऐसे बकरी पालते हैं, तो यही पालते हैं जी। जब 360 चूल्हे हैं सर, 360 चूल्हों से आधा ही रखो, 100 चूल्हे रखो एक बंकर में। इस वक्त इस जगह आना बड़ा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सोचना था, हमें नज़दीक नज़दीक 1-2 बंकर अगर गांव में होना से हमें बहुत फैसिलिटी मिलती थी। यहाँ हर घर में मेहनत, आत्मनिर्भरता और मेहमान नवाजी की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छा, आप लोग ना इतने खुशदिल कैसे हैं, इतने खुश मिजाज कैसे हैं? हम बहुत जगह देखते हैं वहाँ पे थोड़ा मज़हब बीच में आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे कोई मज़हब, कोई लोग आए, आप बस उनका खैर मकदम जानते हैं, कैसे?
हम उम्मती हैं, हमारा प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें ये दर्ज दिया है, कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये सब ऊपर वाले के बंदे हैं, अल्लाह के ये बंदे हैं। जो भी भेदभाव इनके साथ दुनिया में करेगा वो इंसान नहीं है, उसमें इंसानियत ही नहीं है। इस चीज़ को लेकर हम चलते हैं। इंसान सबसे पहले इंसान है। अगर इंसान ये सोचे कि दूसरा मेरी तरह इसके भी दो आंखें हैं, इसकी भी नाक है, इसके भी दो कान हैं, ये भी चलता है, ये भी इंसान है, ये फील करता है, तो भला हम उसके साथ कैसे जाति करेंगे कि धर्म का भेदभाव क्यों करेंगे? हर किसी को अपने धर्म पे आराम से चलने का उसका हक है, उसका हक है। कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, बल्कि इस दुनिया में जब तक एक दूसरे के साथ गले मिलकर चलना है। अब गुरेज बदल रहा है। सड़कें, मोबाइल नेटवर्क और स्कूलों के आने से यहाँ के युवाओं की सोच भी बदल रही है। पहले जहाँ लड़कियों के लिए सिर्फ घर और खेत की जिम्मेदारी होती थी, अब वो भी आर्मी और दूसरी सरकारी सेवाओं में जाने का सपना देख रही हैं। सर पहले तो हमारा गुरेज में ये सब तो नहीं होता था, लड़कियों को किसी भी फील्ड में नहीं भेजा जाता था। बट अब के टाइम पे गुरेज की वुमेन्स हर एक फील्ड में काम कर रही है। जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन में है, मेडिकल वर्कर्स है, सपोर्ट्स में है, और रिसेंटली हमारे गुरेज वैली में कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गई थी तो उसमें भी गुरेज की वुमेन्स चली गई। जैसे हमारा बॉर्डर बैटेलियन हुआ था यहाँ पे, अग्निवीर हुआ था, तो उसमें भी गुरेज की लड़कियाँ चली गई। गुरेज का चोरबन गांव अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। ये सिल्क रूट का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। आगे हमारे से आगे आर्मी नहीं थी, यहाँ ये रोड खुला था जी, तो यहाँ से जाते थे अस्करदू, गिलगित, यही था महाराजा हरि सिंह का रास्ता। अच्छा, महाराजा हरि सिंह का रास्ता भी यही था? यही बस यही, इसी रास्ते से जाते थे वो। अच्छा, गिलगित, हासोर, अस्करदू। गुरेज घाटी के दावर क्षेत्र में घुसते ही आपका स्वागत करती है हब्बा खातून की ये ऐतिहासिक पहाड़ी, जो इस वादी की सबसे पुरानी और मजबूत सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। हब्बा खातून थी, वो एक कश्मीरी पोइटेस थी, वो बिलोंग करती थी पामपोर वैली से। बट उनकी शादी यहाँ दर्दिस्तान के किंग के साथ हुई थी। जो यूसुफ शाही चक थे वो दर्दिस्तान से बिलोंग करते थे। उनने ओवरऑल पूरे कश्मीर में 25 ईयर्स रूल किया था। और उसके बाद जब महाराजा अकबर दर्दिस्तान को कैप्चर करना चाहते थे, जब वो नाकाम रहे, तो उन्होंने यूसुफ शाही चक को यहाँ से बिहार बुला लिया दावतनामे पे। जब वो वहाँ पर चले गए तो उनको वहीं पर बंदी बना लिया। अभी जो उनका मज़ार है वहीं बिहार में है। और हब्बा खातून माउंटेन का नाम इसलिए हब्बा खातून पड़ा क्योंकि वो यहाँ की क्वीन थी। उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर उस माउंटेन का नाम रखा हब्बा खातून पीक। दार्दशीना लोग जानते हैं कि अगर उनकी भाषा खो गई तो उनकी पहचान भी मिट जाएगी। आज कई बुजुर्ग और युवा मिलकर शीना भाषा को बचाने में जुटे हैं। गीत रिकॉर्ड हो रहे हैं, लोक गाथाएं लिखी जा रही हैं, बच्चों को बोलना सिखाया जा रहा है। तो एलओसी से लगे हुए गुरेज के पास के गांव में हम घूम रहे हैं। चोरबन में इस वक्त हम यहाँ हैं और एलओसी की बात जब होती है तो आपके जहन में गोली आती होगी, लेकिन यहाँ गोली नहीं, गले मिले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मोहब्बत है, प्यार है, चैन है, सुकून है, उम्मीद है और भरोसा है एक दूसरे पर। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और तमाम ज़रियों से वो इन कोशिशों को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्हीं ज़रियों में से एक है संगीत। मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय युवा हैं इकबाल, जिनसे हमारी मुलाकात हुई गांव में जब हम चल रहे थे। तो ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा कि मैं एक सिंगर हूँ और मैं जो यहाँ की जो लोकल शीना जो भाषा है उसमें मैं गीत लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। तो हमने सोचा कि इनसे बात कर ली जाए थोड़ा सा। तो सर गाने का बोल है सर, मैं गुरेज है तू ही जिम्यो बस में लई, यानी कि सर गुरेज जो है मेरे दिल में बसा हुआ है। तू अरे निदारो दिल एक इस करार है, गुरेज के बगैर सर हमें दिल कहीं करार में नहीं मिलता है। मैं गोरई है तू ही जिम्यो बस में लाई, ही जिम्यो बस में लाई, मैं गोरई है तू ही जिम्यो बस में लाई, 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 ही जिम्यो बस में लाई।
अब जम्मू कश्मीर सरकार की ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से पहली बार दुनिया इस खूबसूरत गांव के इतिहास से रूबरू हो रही है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर अतीत की कहानी कहती है। ये महज एक गांव नहीं, बल्कि यूं लगता है कि इतिहास की वो खिड़की है जो हमें आर्यों के समय में लेकर जाती है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये दावर है और ये गुरेज घाटी के टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ टेंट्स आपको दिखेंगे और इधर आप देखेंगे तो टेंट्स की कतार आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर लोग कैंपिंग के लिए आते हैं और न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि बाहर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब इसको जो टूरिज़्म है उससे दावर की दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो सरहद के अंदरूनी इलाके हैं जैसे चोरबन है, बाकी इलाके हैं, वहाँ पर भी टूरिज़्म को विस्तार देने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि टूरिज़्म हो, बढ़ावा हो और स्थानीय लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि टूरिज़्म आए लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के साथ, यानी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। जनाब एक बात कहूँगा, हम तो पहले खुश है हमारे पास मेहमान आए, चाहे जो जैसा आया वैसा, हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो खराबी करेंगे चाहे वो सही करेंगे, उनके लिए हम खिदमत करने के लिए बहुत तैयार हैं। अभी भी हमें रोना आते हमारे से मेहमान चले गए, हमारे पास कोई नहीं आते, हम रोना गांव वाले जमा होकर ये बूढ़े बूढ़े अभी बात करते, हमारा दिल कांपने लगा। मेहमान जो थे वो चले गए, हमारे पास बहुत अच्छा होता था। यहाँ के जो दर्दिस्तान के लोग हैं उनका एक बहुत पुराना, एक हिस्टोरिकल, उनकी हेरिटेज से जुड़ा हुआ मशहूर खेल हुआ करता था, चौगानबाजी जिसे कहा जाता था, कहीं पर टप्पा भी कहते हैं और आज की डेट में उसे कहा जाता है पोलो। ये खेल यहाँ की कल्चरल हिस्ट्री का बहुत अभिन्न हिस्सा है। सेंट्रल एशिया और ईरान से ये पूरा का पूरा खेल आया और जब ये सिल्क रूट हुआ करता था उस वक्त जब यहाँ पर लोग ठहरते थे तो अपने मनोरंजन के तौर पर इस खेल को खेला करते थे। धीरे धीरे ये गुरेज घाटी के आम बाशिंदों की ज़िंदगी में रच बस गया, लेकिन 60 और 70 के दशक के बाद, मॉडर्नाइजेशन के आने के बाद यहाँ का टप्पा, यहाँ का चौगनबाजी, यहाँ का पोलो यहाँ की बाशिंदों की ज़िंदगी से दूर हो गया। खुशकिस्मती ये रही कि 2022 में ये खेल वापस इनकी ज़िंदगी में लौटा है। मोहम्मद अमीन साहब हैं जो कि कोच हैं इस खेल के, उनसे इस खेल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बेसिकली क्योंकि ये ग्रेटर जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था, जो अब अनफॉर्चुनेटली हम दो टुकड़े में, एक हमारा जो इंडिया का हिस्सा है, दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये बिल्कुल इस पहाड़ी के साइड में थे। अक्सर जो है मैं यहाँ के बुज़ुर्गों से बात कर रहा था कि 80 साल पहले लोग यहाँ से, ये सेंट्रल एशिया का रूट भी यहाँ पे है, चोरवन साइड से, यहाँ से टीमें आके बड़ोगाम में खेला करती थी, बड़ोगाम की टीमें वहाँ जाया करती थी। यही वाइस वर्सा ये हमारे लद्दाख में भी होता था, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, ये पूरा ग्रेटर लद्दाख होता था। तो ये खेम वहाँ से आ गई, हमारे राजा यहाँ पे खेलते थे और हर गाँव में एक शगरन, जो पोलो ग्राउंड जिसका जो नाम है, हम लोकल इसको शीना में शगरन बोलते हैं, वो हर गांव में हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी या तो वो लोगों ने ऑक्यूपाइड किया या गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बने, बट अब आहिस्ता आहिस्ता इस खेल की तरह लोग राग़िब हो रहे हैं। तो काफ़ी इतिहास है, मैं बोलता हूँ ना, ये दर्दों का ही खेल हुआ करता था और दर्दिस्तान वाले जो दर्द कम्युनिटी है वो यहाँ पर राज करते थे। यहाँ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में हमारा दर्द रूलर यूसुफ चक जो थे, उन्होंने जिसकी वाइफ जो है हमारे हब्बा खातून जो पीक है उसके नाम से मशहूर है, उन्होंने जो है इस पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हुकूमत किया है। गुरेज की इन ऐतिहासिक और खूबसूरत वादियों में बसे हुए लोग अब चाहते हैं कि दुनिया का ध्यान उनकी तरफ आए, लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में सरकार कुछ और इजाफे करे। आपने सुना है क्या कि जो बाकी का हिस्सा है हिंदुस्तान का, वहाँ पर आजकल बच्चे इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, डिजिटल से पढ़ रहे हैं। आप सुनते हैं इस बारे में और फिर आप अपने बच्चों को देखते हैं तो फिर कैसा एहसास होता है? बहुत एहसास होता है। फिर हमारे को रोना, हम पीछे इसीलिए हैं, तालीम की वजह से हम पीछे इसीलिए, ये गांव खासकर ये गांव जो है तालीम की वजह से पीछे इसीलिए है कि हमारे को नेटवर्क नहीं है। हमने बताया ना पहले, कहीं
कोई लिफ्ट निकलना होगा हम पीछे होते, हमें पता ही नहीं होती। कोई पढ़ना होगा तो हम पीछे होते, हम सोकर होते, हमें फार्म होती है कहीं भरना, फौज में होगी, सिविल में होगी, हमें पता ही नहीं होती। क्यों गवर्नमेंट ने हमें पीछे रखा है, किस वजह से रखा है, क्या रखा है, हमारे ऊपर तवज्जो नहीं देता है। यही एक गांव, खासकर चोरवन जो गांव है, इसको पीछे रखा है। गुरेज से भी, सिटी गुरेज में है हमारी, उससे भी कट है, दावर से, दावर गुरेज से जो है उससे भी कट रखा है जी। इस साल हमारा ये रोड बना है, लोगों ने एहतियात किया, धरना दिया, फिर हमारा रोड आया। हमारे मेडिकल में ऑफिसर आने वाले, जो डॉक्टर साहब आने वाले हैं, हमने धरना दिया, उसी लिए फिर आए। स्कूल में मास्टर आने वाले थे, धरना दिया, फिर आए। हमारे को पूछता कोई, बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिला, बिना लड़ाई के लिए बगैर कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको बना दिया जाए, सपोज एक दिन का प्रधानमंत्री आपको भारत का बना दिया, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? सर मेरी यही प्रायोरिटी होगी, जो भी बच्चे मैं यहाँ पे दिन को देख रही हूँ काम करते, मैं पहले उनको रोज़गार दूंगी। क्योंकि मुझे बहुत दुख फील होता है जब बच्चे इतनी डिग्रियाँ करके मजदूरी कर रहे हैं, तो तब देखा नहीं जाता। गुरेज के दर्दशीना लोग अपने भीतर उस सांस्कृतिक समरसता को संजोए हुए हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया की असल तस्वीर पेश करती है। एक ऐसी मिसाल जिससे पूरी दुनिया सीख ले सकती है। In terms of Kashmir and in terms of Indian context, Dard or Shina tribe is the only tribe which is heterogeneous in terms of religious traditions. They have multiple religious traditions. Like Shina tribe is the only tribe before the conversion to Islam, they were Buddhists. They were having the rich heritage of Buddhism, right? So in Kashmir, we have then after Buddhism, when they got converted into the Islam, there is Sunni Islam, very moderate Islam they follow. And then in Dras, there is Shia and Sunni Islam. But in Dahanu, Garkun, Darchik, Cholichan, these areas, they are enriched with the people who are Buddhists. So they have preserved their Buddhist legacy. So this tribe comprises of Buddhists, this tribe comprises of Muslims. Apart from this, they comprise of Shia Muslims, and there is one unique tribe, sect called Nur Baksha. Nur Baksha is a Sufi sect emerged out of this tribe. They follow both Shias as well as Sunni. They are moderate, they follow the meditation process, Zikr Azkar. They are having a different bent of religious exercises. So this tribe is rich in terms of religious traditions. So this gives me the idea of India. Like the India is diverse in terms of religion, so is the Dardshina tribe. गुरेज घाटी में आकर यहाँ की दर्दशीना ट्राइब के लोगों के बीच हमने कम से कम 3 दिन बिताए और ये जाना, ये समझा कि यहाँ के लोगों और भारत के बीच में एक रूहानी रिश्ता है। अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि भारत के बाकी हिस्से भी यहाँ के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जानें और यहाँ टूरिज़्म के माध्यम से उनकी ज़िंदगी में फ़िनैंशियली कुछ इजाफा हो। लेकिन उम्मीद ये भी की जा रही है कि यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा ज़रूर मिले, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ताकि यहाँ के लोगों की पहचान, आइडेंटिटी यानी कि शिनाख्त बरकरार रहे। कैमरा पर्सन सिद्धेश्वर के साथ मैं दीपक डोभाल, गुरेज, LOC, जम्मू कश्मीर।